सिमरन जमीन पर बेजान पड़ी थी। उसकी आंखों के सामने उसके बचपन का प्यार उसी की सौतेली बहन को गले लगाए खड़ा था। धोखा दिया है तुम दोनों ने मुझे, सिमरन चिल्लाते हुए बोली। ओ दीदी, तुम तो जानती हो ना, एक बार अगर कोई जेल से होकर आए तो उसके बाद क्या होता है। तुम्हारी माँ की मौत के बाद अब इस दुनिया में तुम्हारी परवाह करने वाला कोई नहीं बचा, तो फिर ऐसी जिंदगी का तुम तो क्या करोगी, सोनाली ने कहा। मैं सब जान चुकी हूँ। तुम दोनों ने साजिश करके मुझे जेल भिजवा, मेरी माँ की मौत भी तुम दोनों की वजह से हुई और अब तुम दोनों मुझे भी खत्म कर देना चाहते हो। सिमरन इतनी कमज़ोर हो चुकी थी कि हिल भी नहीं पा रही थी। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो रही थी। तुम्हारे साथ जो हुआ तुम उसी के लायक हो। अगर तुम जिंदा बच जाती तो हमारी सच्चाई दुनिया के सामने आ जाती, लेकिन मैं तुम्हें हमारी जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगा, अनिकेत ने एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा। मेरी प्यारी दीदी, भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे। वैसे डैड को इस बारे में सब कुछ पहले से ही पता है और उन्होंने तो तुम्हारी अंतिम क्रियाक्रम का इंतज़ाम भी कर दिया है। आखिर तुमने जो कुछ भी हमारे परिवार के लिए किया है उसे वह नज़रअंदाज कैसे कर सकते हैं। सोनाली ऐसे बोल रही थी जैसे उसे सिमरन की बहुत फिक्र हो रही थी। उसकी बात सुनकर सिमरन ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी, जैसे उसकी आंखों में आया हो। जिस आदमी ने सिमरन को जन्म दिया था, जो उसका पिता था, आज वही सोनाली के लिए उसकी जान लेना चाहता था। सिमरन की ज़िंदगी में हमेशा से ही दो आदमियों की अहमियत थी। पहले उसके पापा और दूसरा उसका बचपन का प्यार अनिकेत। लेकिन उसके पापा सिर्फ सोनाली को ही अपनी मानते थे। इतना ही नहीं, अनिकेत भी सिर्फ सोनाली को ही चाहता था। सिमरन की तो उसे परवाह ही नहीं थी और अब उसकी ज़िंदगी की यह दोनों सबसे इम्पोर्टेंट लोग उसे जान से मार देना चाहते थे। तभी सिमरन का हाथ पास में पड़े कांच के टुकड़ों पर लगा। उसने अपना हाथ कांच के टुकड़ों पर और ज़ोर से कर दिया। हाथ से खून बहने लगा और सिमरन को दर्द हो रहा, लेकिन उस दर्द ने उसके मन का डर खत्म कर दिया और अचानक वो सोनाली के ऊपर तपती यह देखकर सोनाली की चीख निकल गई। सिमरन, छोड़ो इसे, अनिकेत जोर से चिल्लाते हुए बोला और सोनाली को बचाने के लिए आगे बढ़ा। अगले ही पल सोनाली के कान पर अपने दांत जोर से खोप दिए। दर्द के मारे सोनाली पागलों की तरह चिल्लाने लगी। सिमरन के दांतों में सोनाली का खून साफ नजर आ रहा था। वह बोली, तुम मुझे मारना चाहती हो ना, तो आओ तुम भी मेरे साथ मरो। ये नहीं अनिकेत, बचाओ मुझे। मौत के डर से सोनाली और भी जोर से चीखने लगी। जैसे ही अनिकेत सोनाली को बचाने के लिए आगे बढ़ा, एक लकड़ी की अलमारी जिस पर पहले ही आग लग चुकी थी, अनिकेत पर गिर पड़ी। सिमरन अपने सामने आग में अनिकेत को तड़पता हुआ देख रही थी। आग की लपटों की तरह सिमरन का चेहरा भी लाल हो चुका था। सिमरन ने सोनाली को खोजते हुए कहा, तुम दोनों ऐसी ही मौत के हकदार हो। और सिमरन ने अपनी पूरी ताकत लगाई और सोनाली को अपने साथ आग में खींच लिया। जैसे ही सिमरन की आंख खुली तो उसके सिर पर बहुत जोर का दर्द होने लगा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह अभी अभी जहन्नम से वापस आई हो। वह अपने आसपास की जगह को देखकर भी काफ़ी हैरान थी। सिमरन एक होटल रूम में थी। उससे कुछ ही दूर एक आदमी खून में लटपट पड़ा था। यह सब क्या था? सिमरन को लग रहा था जैसे उसके साथ यह सब पहले भी हो चुका था, लेकिन कब? शायद उसकी पिछली ज़िंदगी में। सिमरन के हाथ एक बार फिर से उसकी ज़िंदगी में ऐसा ही सब कुछ हो रहा था जैसा पहले भी एक बार हो चुका था। सिमरन कंफ्यूज होकर सब कुछ याद करने की कोशिश कर रही थी
कि उसे तो उस हादसे में जलकर मर जाना चाहिए था, लेकिन वह तो यहाँ जिंदा खड़ी थी। लेकिन क्या कुदरत ने एक बार फिर से उसे अपनी जिंदगी दोबारा जीने का मौका दिया था? शायद कुदरत भी चाहती थी कि वह अपने साथ हुई नाइंसाफी का बदला ले। जैसे ही सिमरन ने अपनी दोनों हाथों को ऊपर उठाने की कोशिश की, वह घबरा गई। उसके हाथ में एक खून से पड़ा हुआ टेबल लैंप था। डर के मारे सिमरन ने उसे तुरंत फेंक दिया, लेकिन उसके दोनों हाथ तो बिल्कुल सही सलामत है, ना ही कोई चोट है और ना ही कोई निशान। फिर उस टेबल लैंप पर खून कहाँ से आया? देखते ही उसे समझ आया कि यह वही दिन था जब वह पिछली जिंदगी में 22 साल की थी। सिमरन को याद आ गया कि पिछली जिंदगी में भी वह अपनी छोटी बहन सोनाली की असिस्टेंट थी। 16 साल की उम्र से ही सोनाली ने मॉडलिंग करना शुरू कर दिया था और 20 साल की उम्र तक तो फुट टॉप मॉडल बन चुकी थी। यह सच था, कुदरत ने उसे फिर से उसकी ज़िंदगी के इस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया था। यहाँ से वह अपनी माँ से जुदा हुई थी और उसकी ज़िंदगी में अंधेरे के अलावा कुछ नहीं बचा था। सिमरन को कभी भी मॉडलिंग का शौक़ नहीं था। उसका सपना तो हमेशा से ही एक सक्सेसफुल फैशन डिज़ाइनर बनने का था। हालांकि उसकी सौतेली बहन सोनाली एक्ट्रेस बनना चाहती थी और इसीलिए उनके पापा ने अपनी छोटी बेटी सोनाली का सपना पूरा करने के लिए एक फिल्म प्रोडक्शन कंपनी में काफ़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट की थी। उन्हें डर था कि सोनाली इतनी छोटी उम्र में इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के डॉन पेज में फंस जाएगी। इसीलिए सोनाली को प्रोजेक्ट करने के लिए उन्होंने अपनी बड़ी बेटी सिमरन की फैशन डिज़ाइनिंग की पढ़ाई ज़बरदस्ती छुड़वा दी और उसे सोनी का असिस्टेंट बना दिया। हालांकि इंडस्ट्री में हर कोई सिर्फ सोनाली को ही ठाकुर परिवार की बेटी समझता था। किसी को यह पता तक नहीं था कि सिमरन भी इस परिवार की बेटी है। सिमरन अपने पिता वीरेंद्र राठौर और राठौर परिवार की असल बेटी थी, जबकि सोनाली उस परिवार का हिस्सा सिर्फ इसलिए बन पाई थी क्योंकि उसकी माँ ने सिमरन के पापा से शादी कर ली थी और इस तरह सोनाली को राठौर परिवार का वारिस समझा जाने लगा। लेकिन सिमरन को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। सिमरन की माँ बीमार रहती थी और उसके पापा ने उन्हें डिवोर्स दे दिया था। अगर उसे बीमारी माँ की चिंता न होती तो कब का उसे घर को छोड़कर चली जाती। सिमरन के सामने ज़मीन पर पड़ा वह आदमी एक बहुत ही फेमस डायरेक्टर था। सोनाली उसकी फिल्म में लीड एक्ट्रेस का रोल करना चाहती थी। उसने सोनाली को इस रोल के बारे में बात करने के लिए उस होटल रूम में मीटिंग के लिए बुलाया था। लेकिन सब जानते हैं कि इस तरह के होटल रूम में होने वाली मीटिंग में क्या होता है। सोनाली भी पहले से ये सब समझती थी, लेकिन उसके पापा की इतनी पहुंच नहीं थी कि वह इतने बड़े डायरेक्टर को बदले में बिना कुछ दिए अपनी बेटी को लीड एक्ट्रेस बनने के लिए राजी कर सके। हालांकि राठौर परिवार काफ़ी रीच था, लेकिन समाज में उनका कुछ खास वजूद नहीं था। सोनाली अपने साथ सिमरन को भी मीटिंग के लिए ले गई थी, लेकिन वहां पहुंचते ही उसे फिल्म डायरेक्टर ने बात करने की जगह उसे इधर उधर छूना शुरू कर दिया। वह तो सिमरन को भी अपने पास बुलाना चाहता था। सोनाली ने सिमरन को वहीं रुककर डायरेक्टर को खुश करने के लिए कहा और खुद वहां से जाने लगी। लेकिन सिमरन इस बात के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हुई और वह सोनाली को पकड़कर वहां से जाने से रोकने लगी। सोनाली ने खुद को छुड़ाने के लिए वहीं पास में रखा टेबल लैंप उठाया और जोर से सिमरन के सिर पर दे मारा। सिमरन तुरंत बेहोश हो गई, लेकिन टेबल लैंप को जोर से घुमाने के कारण लैंप का पहला किनारा उस डायरेक्टर के गले पर एक गहरा घाव बना दिया और ऐसा होते ही उसके गले से तेजी से खून बहने लगा। अगर सच में कुदरत उसकी बीती हुई जिंदगी एक बार फिर दोहरा रही थी तो सिमरन जानती थी कि कुछ ही देर में
वहाँ उसे पकड़ने के लिए कुछ लोग आने वाले थे, क्योंकि पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था। वह जानती थी कि उसके बाद से उसकी जिंदगी में अंधेरा छाने वाला था। सिमरन खिड़की से भागने के लिए इधर उधर देखने लगी। तभी उसकी नज़र टेबल लैंप पर गई। उसे याद था कि पिछली बार जब वह बेहोश थी तब सोनाली ने अपनी उंगलियों के निशान हटाकर टेबल लैंप को सिमरन के हाथ में थमा दिया था, ताकि सारा इल्ज़ाम सिमरन पर आ जाए। पिछले ज़िंदगी में उसे इतनी जल्दी होश नहीं आया था। उस वक्त होटल स्टाफ के आने के बाद भी वह बेहोश थी और उसके हाथ में थमा हुआ टेबल लैंप सबूत था इस बात का कि उसने ही डायरेक्टर को चोट पहुंचाई थी। सिमरन इस बार अपने खिलाफ कोई झूठा सबूत नहीं छोड़ना चाहती थी। उसने तुरंत टेबल लैंप से अपनी उंगलियों के निशान साफ किया और आसपास की जगह को ध्यान से देखने लगी, ताकि ढूंढने पर किसी को उसका एक बाल भी पड़ा दिखाई न दे। उसके तुरंत बाद वह तेजी से खिड़की पर चढ़कर कमरे से बाहर जाने लगी। उसने छुपकर खिड़की से देखा कि कमरे में कुछ लोग आ रहे थे, लेकिन सिमरन को इस बात की कोई फिक्र नहीं थी कि वह लोग कौन थे। जैसे ही वह लोग बालकनी को चेक करने के लिए आने लगे तो सिमरन ने जल्दी से अपना सर घुमाकर इधर उधर देखा। किस्मत से उसके दाईं तरफ के कमरे की खिड़की खुली हुई थी। हालांकि सिमरन को ऊंचाई से बहुत डर लगता था, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर अपनी दाईं तरफ वाले कमरे की खिड़की में कूद गई। सिमरन खिड़की से सीधा उस कमरे के फर्श पर जाकर जमीन पर पड़े हुए सिमरन ने जैसे ही घूमकर देखा, उसे किसी के 2 लंबे पैर दिखाई दिए। सिमरन तुरंत पहचान गई कि वह कोई लड़का था। सिमरन ने धीरे धीरे कर ऊपर उठकर देखा। उस लड़के ने अपनी कमर पर सिर्फ एक टॉवल बंधा हुआ था। देखने में वह बहुत हैंडसम था। कोई भी लड़की उसके चेहरे को देखकर उस पर से अपनी आंखें हटा नहीं सकती थी, लेकिन जैसे ही उसने उसके चेहरे को देखा वह चौंक गई। यह तो निखिल ओबराय है ना, सिमरन मन ही मन बोली। पिछली जिंदगी में सिमरन को कभी निखिल ओबराय को इतने करीब से देखने का मौका नहीं मिला था। सोनाली की असिस्टेंट के तौर पर वह उसे कुछ फंक्शन में बस दूर से ही देखा था। निखिल ओबराय मीडिया कंपनी का सीईओ था और अक्सर मीडिया में छाया रहता था। सच में निखिल ओबराय की पर्सनैलिटी दुनिया को अट्रैक्ट करने वाली थी और उसके साथ ही इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री उसके कब्जे में थी। इसके बावजूद आज तक मीडिया में उसकी किसी भी लड़की के साथ कोई अफवाह नहीं आई थी। एक तरह से कहें तो वह मोस्ट एलिजिबल बैचलर था और लाखों लड़कियां उससे शादी करना चाहती थी। लेकिन सिमरन यह सोच रही थी कि निखिल ओबराय आखिर वहां क्या कर रहा था। क्या पिछली जिंदगी में भी उसके साथ वाले कमरे में ही था? इसका मतलब उसने पुलिस को उसे अपने साथ ले जाते हुए भी देखा होगा। सिमरन खुद से ही सवाल करती जा रही थी, लेकिन तभी निखिल ओबराय उसका मजाक बनाते बोला, मैंने बहुत सी लड़कियों को देखा है जो ज़बरदस्ती मुझसे टकरा जाती हैं, लेकिन आज तक मुझे कोई ऐसी लड़की नहीं मिली जो खिड़की से मेरे कमरे में कूद पड़ी हो। सिमरन की नज़र तो उसकी कमर पर बंधे टॉवल पर थी, जिसे देखकर लग रहा था कि वह ज़रा सा हिलने से भी खुल सकता है। अगले ही सेकंड निखिल ओबराय ने अपनी लंबी उंगलियों से उसके चेहरे को छुआ और बोला, तुमने मुझसे मिलने के लिए ज़्यादा ही मेहनत नहीं कर दी? इससे पहले कि सिमरन कोई जवाब देती, बगल वाली बालकनी से कुछ शोर की आवाज़ आई। कैसे हो सकता है कि वह कोई नहीं है? क्या वह लोग बालकनी से भाग गए? आवाज़ सुनकर सिमरन बेचौकी रह गई। वह इस आवाज़ को कभी नहीं भूल पाई थी। आवाज़ उसके धोखेबाज बॉयफ्रेंड की थी, अनिकेत, जो बाद में उसका मंगेतर भी बन गया था। सिमरन को याद था कि पिछली ज़िंदगी में वह डायरेक्टर मरा नहीं था, लेकिन उसकी गर्दन पर काफ़ी गहरी चोट आई थी।
उस डायरेक्टर को बुरी तरह घायल करने के जुर्म में सिमरन को 8 साल की कैद की सज़ा सुनाई गई थी। सिमरन को मुसीबत में फंसते ही अनिकेत ने मीडिया में तुरंत खबर फैला दी कि उसने सिमरन के साथ सभी रिश्ते तोड़ दिए थे। बात सिर्फ रिश्ता तोड़ने तक होती तब भी सिमरन उसे माफ़ कर सकती थी, क्योंकि वह उसे सच्चा प्यार करती थी। लेकिन जैसे ही सिमरन जेल से छूटकर बाहर आई, उसे पता लगा कि अनिकेत ने उसकी ही छोटी बहन सोनाली से सिगाई कर ली थी और दुनिया उन्हें गोल्डन कपल कहकर पुकारती थी। साफ पता लग रहा था कि उस हादसे से पहले ही अनिकेत और सोनाली एक दूसरे को डेट कर रहे थे। इसीलिए जब सोनाली उस डायरेक्टर को घायल करके वहां से भागी तो मदद के लिए वह सबसे पहले अनिकेत के पास ही गई थी। सिमरन पर सारा इल्ज़ाम लगाने का आइडिया भी अनिकेत का ही था। वह लोग सिमरन को बेहोशी की हालत में मुजरिम बनकर वहीं छोड़कर चले गए थे। इसीलिए तो जब सिमरन अपनी मदद के लिए अनिकेत को ढूंढ रही थी तो वह उसे कहीं नहीं मिल रहा था। जेल से बाहर आने के बाद जब अनिकेत सिमरन से मिला तो बोला, ज़रा आईने में अपनी शक्ल देखो, तुम तो पहले ही मेरे लायक नहीं थी और अब तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। 10 का नोट निकाला और सिमरन की तरफ ऐसे देखा जैसे वह किसी भिखारी को भीख दे रहा हो। अनिकेत सिमरन से ऐसे पीछा छुड़ा रहा था जैसे वह कोई भिखारी हो। अनिकेत आर्य कॉरपोरेशन के मालिक का बेटा, फिल्म इंडस्ट्री के बेहतरीन एक्ट्रेस में से एक और बहुत ही टैलेंटेड प्रोड्यूसर। इतने बड़े और अमीर आदमी के लिए अपने पर्स में 10 का नोट टटोलना सच में बहुत मेहनत का काम था। सिमरन अपने ख्यालों में खोई हुई थी कि तभी डोरबेल की आवाज़ आई। निखिल ओबराय दरवाजे की तरफ बढ़ा और सिमरन मौका पाकर तुरंत बाथरूम में भाग गई। बाथरूम के दरवाजे को अंदर से लॉक करने की आवाज़ सुनते ही निखिल ओबराय हैरान होकर अपना सिर घुमाकर देखा। पहले सिमरन के खिड़की से कमरे में आने को लेकर हैरान था और अब उसका इस तरह बाथरूम में जाकर छुप जाना उसे हैरान कर रहा था। उधर डोरबेल लगातार बजती जा रही थी। दरवाज़ा खुलते ही उसे अपने सामने 2 पुलिस ऑफिसर्स के साथ होटल का मैनेजर और एक अनजान आदमी और लड़की दिखाई दी। वह अनिकेत और सोनाली थे। वह दोनों कमरे के अंदर खड़े निखिल ओबराय को देखकर हैरान रह गए। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि निखिल ओबराय जैसी शख्सियत उनके अगले ही कमरे में। होटल का मैनेजर एक कदम आगे बढ़ते हुए बोला, माफ़ी चाहते हैं आपको डिस्टर्ब करने के लिए। सर, आपके साथ वाले कमरे में जो इंसान था, कोई उन पर हमला करके भाग गया है। उन्हें काफ़ी चोट आई है। क्या आप बता सकते हैं कि आपने किसी ऐसे इंसान को तो नहीं देखा जिस पर आपको शक हो? मैनेजर की बात सुनते ही निखिल ओबराय मन ही मन मुस्कुराने लगा। अच्छा, तो वह लड़की किसी पर हमला करके भागी है। लेकिन इससे पहले वह मैनेजर को कोई जवाब देता, पीछे से उसके कानों में से एक लड़की की मीठी आवाज़ सुनाई दी, निखिल, तुम्हें इतनी देर क्यों लग रही है? मैं तुम्हारा कितनी देर से इंतज़ार कर रही हूँ और तुम हो कि उस आवाज़ की कशिश किसी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती थी। सभी लोग उस आवाज़ की तरफ देखने लगे। वो दिल को छूने वाली आवाज़ सिमरन की है। तभी सिमरन दरवाजे तक आ गई। उसने अपने शरीर पर सिर्फ एक टॉवल लपेटा हुआ था। सफ़ेद रंग के टॉवल में सिमरन का गोरा रंग और भी उभर कर सामने आ रहा था। उसकी रेशम के जैसी स्किन सिमरन की बॉडी किसी मॉडल से कम नहीं लग रही थी। सिमरन ने आज तक अनिकेत को उसे छूने नहीं दिया था। उसके असूल इन चीज़ों की इजाज़त नहीं देते थे, लेकिन आज तो वह सिर्फ एक टॉवल में निखिल ओबराय के रूम में खड़ी थी। सिमरन को देखने लगा। हालांकि सिमरन को इस तरह काफ़ी घबराहट हो रही थी, लेकिन उसने अपनी घबराहट को अपने चेहरे पर नहीं आने दिया, बल्कि उसी स्टाइल से चलती हुई निखिल के पास आने लगी।
शायद सोनाली की असिस्टेंट बनते बनते उसके अंदर भी थोड़ा बहुत एक्टिंग का कीड़ा आ गया था। सिमरन खड़ी हो गई। निखिल वैसे ही शांत खड़ा था। वह देखना चाहता था कि आखिर वह लड़की करना क्या चाहती थी। उसको चुपचाप खड़े देखकर सिमरन तुरंत समझ गई। खुद को बचाने के लिए सिमरन उसकी ओर बढ़ी और अगले ही पल उसने अपनी आंखें बंद की और निखिल के किस कर दिया। हे भगवान, मैं अभी अभी निखिल ओबराय को किस किया। फिर वो सोचने लगी, उसका पिछला जन्म तो जैसे बिल्कुल बर्बाद हो गया था। वह सोच रही थी कि ऐसे असूलों का क्या फ़ायदा और ईमानदारी के असूलों की वजह से उसका फ़ायदा उठाने उसने जिसे अपना प्यार समझा, उसी लड़की ने उसे धोखा देकर उसकी सौतेली बहन के साथ अपना रिश्ता बना लिया। इतना ही नहीं, उसके खुद के डैडी ने उसे अकेला छोड़ दिया और इस सब का नतीजा था उसकी भयानक मौत। लेकिन अब जब किस्मत ने उसे दोबारा मौका दिया है, वह अपनी इस जंग को उन असूलों का मोहताज नहीं बनने देना चाहती थी। उसे अपनी माँ की चिंता थी और वह अपने साथ हुई हर नाइंसाफ़ी का बदला लेना चाहती थी। वह अब पुरानी सिमरन नहीं थी जो दूसरों के दबाव से जीना छोड़ दे। इस बार उसे अपने सारे सपने पूरे करने थे और उसे अनिकेत और सोनाली से भी तो अपना हिसाब बराबर करना था। मोस्ट एलिजिबल बैचलर, और उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि उसे इस तरह देखकर किसे और कितनी जलन हो रही है। निखिल ओबराय को किस करने के बाद सिमरन का चेहरा शर्म से लाल हो चुका था। सिमरन ने अपनी आंखें उठाकर निखिल की तरफ देखा। हालांकि निखिल यह समझ नहीं पा रहा था कि वह लड़की करना क्या चाहती थी। अचानक से उसने अपने हाथों से सिमरन की कमर को कसकर पकड़ लिया, पर तभी दरवाजे से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आई, सिमरन, सिमरन। सिमरन तुरंत निखिल का हाथ हटाकर दरवाजे की तरफ मुड़ने लगी, लेकिन वह देखकर हैरान हो गई कि निखिल उसे छोड़ना नहीं चाहता था। सिमरन ने इस पोजीशन में अनिकेत की तरफ देखा। सिमरन, ये सब क्या है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? अनिकेत गुस्से से बोला। सिमरन इतराती हुई बोली, अनिकेत, तुम अभी भी नहीं समझे? अपनी आंखों के सामने निखिल ओबराय और सिमरन को टॉवल में अनिकेत अच्छी तरह समझ चुका था कि वह वहाँ क्या करने आई थी। तुमने मुझे धोखा दिया। कब से चल रहा है ये सब? अनिकेत चिल्लाते हुए बोला। सिमरन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जब से तुमने सोनाली के साथ मिलकर मुझे धोखा देना शुरू किया। उसकी बात सुनते ही होटल का मैनेजर हैरान होकर सोनाली की तरफ देखने लगा। सोनाली इस वक्त टॉप मॉडल थी और फिल्मों में भी काम कर रही थी। हर पल मीडिया की नज़र उस पर रहती थी और उसकी किसी लड़के के साथ रिलेशनशिप तो सच में ब्रेकिंग न्यूज़ बन सकती थी। सिमरन के शब्दों से साफ पता लग रहा था कि अनिकेत और सोनाली रिलेशनशिप में थे। क्या बकवास कर रही हो? अनिकेत नाराज़ होते हुए बोला। सोनाली भी परेशान लग रही थी। हालांकि वह अनिकेत के साथ अपने रिश्ते को दुनिया के सामने लाने से डरती नहीं थी, लेकिन अभी इसके लिए सही वक्त नहीं था। अगर इस वक्त उन दोनों का रिश्ता दुनिया के सामने आता तो लोगों को यही लगता कि सोनाली अनिकेत और सिमरन के बीच आने की कोशिश कर रही थी। उसके बाद सिमरन ने अपना सर निखिल के कंधे पर रख दिया और अनिकेत की तरफ देखते हुए बोली, मैंने कुछ गलत कहा क्या? मेरी प्यारी बहन के गले में जो नेकलेस है, क्या वह तुम्हारे प्यार की निशानी नहीं है? अगर तुम भूल गए हो तो चेक कर सकते हो। तुम दोनों का नाम भी लिखा है, तो भी उस तारीख के साथ जिस दिन तुम दोनों पहली बार मिले थे। सिमरन अभी भी मुस्कुरा रही थी। सिमरन अपनी पिछली जिंदगी को याद करते हुए सोच रही थी कि वह सच में कितनी बड़ी बेवकूफ़ थी जो अपनी आंखों के सामने उन दोनों को उसे धोखा देते हुए देखती रही। सबूत उसके सामने थे, लेकिन उसने तो जैसे अपनी आंखों पर अच्छाई की पट्टी बंधी हुई थी। वह बाकी दुनिया को भी अपनी तरह सच्चा समझती थी। उस वक्त उन दोनों ने सिमरन की इसी अच्छाई का फ़ायदा उठाकर उसकी जान ले ली थी। पछतावे से भरे हुए अनिकेत के चेहरे को देखकर सिमरन की आंखों में
इस वक्त गुस्से के अलावा कुछ और नहीं था। अनिकेत उसके बचपन का प्यार था। सिमरन की माँ और अनिकेत की माँ के बीच काफ़ी अच्छी दोस्ती थी। बचपन में उसकी माँ अनिकेत को सिमरन के साथ खेलने के लिए उनके घर लेकर आई थी। धीरे धीरे उनकी दोस्ती का प्यार में बदल गई, पता ही नहीं चला। अनिकेत और उसकी दोस्ती इतनी पक्की थी कि जब सिमरन की डैड ने उसकी माँ को डिवोर्स देकर सोनाली की माँ यानी स्वामिता नाम की औरत से शादी कर ली, तभी अनिकेत ने सिमरन का साथ नहीं छोड़ा था। वह हमेशा उसके साथ खड़ा रहा। इन्हीं अच्छी यादों की वजह से सिमरन को कभी शक तक नहीं हुआ था कि अनिकेत उसे धोखा दे रहा है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? इसका अगला पार्ट कल आएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।